हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी पूस की रात। यह कहानी एक गरीब किसान हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के जीवन की कठिनाइयों को चित्रित करती है। कड़ाके की ठंड, गरीबी, कर्ज और संघर्ष के बीच इंसान की व्यवस्था को प्रेमचंद ने इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया है कि पाठक स्वयं उस ठिठुरती रात का अनुभव करने लगता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे घूम कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल कटने पर दे देंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित सा खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना खेत में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकते ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से 1-2 रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, बह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस अलग से। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक कदम के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की गहरी रात, आकाश पे तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू ने अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जबाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें।
हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से झलकती ही आंखों से देखा। हल्कू, आज जाड़ा और खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों में रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठा और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिली थी। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर ही दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चल कर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख ले तो समझे कोई भूत है। कौन जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे न रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। थोड़ी गर्मी मिलेगी तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में खूब अंधकार छाया हुआ था। अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे चिचोड़ने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक
नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाप के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहरे उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरू, अब ठंड नहीं लग रही? जबरू ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय नहीं सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस तालाब को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल पाता है। अगर जल गए बच्चे तो मैं दवा नहीं करूंगा। जबरू ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस तालाब के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूम कर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। मैं फिर कूदा और तालाब के उस पार आ गया। पत्तियां जल रही थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ रहा था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो, हुर्र हुर्र हुर्र। जबरा फिर भौंका। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी फसल थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए तालाब के पास आ बैठा। राख को कुरेद कर वह अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रंग गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़े। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, अच्छा है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। कहानी यही समाप्त होती है। कई बार इंसान अपने हालातों से इतना परेशान हो जाता है कि अपने नुकसान पर भी उसे खुशी होती है। हल्कू के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह कहानी केवल किसान की रात का वर्णन नहीं करती, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाती है
जहां मेहनतकश व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रह जाना पड़ता है। हल्कू की व्यवस्था और उसके निर्णय हमें गरीबी की कठोर सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसे ही उत्कृष्ट साहित्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।